उसके बाद में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने पाकिस्तान के 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान को ये बता दिया कि हिंदुस्तान पर नजर रखने वाले, हिंदुस्तान को परेशान करने वाले, आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। उसके बाद में जिस तरह से कुछ दिन तक युद्ध चला और उसके बाद युद्ध विराम हुआ, कई तरह घटनाक्रम हुए, लेकिन आज ही के दिन बीकानेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने आज फिर से पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान ये न समझे कि भारत पर वो आतंकी हमले कर सकता है, यदि कोई भी घटना होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इस वाक्य को लेकर पूरे देश में इस वक्त बातचीत चल रही है कि क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हो सकता है भविष्य में, और आखिर इस बात का क्या मतलब है और क्या अर्थ निकाले जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, जो देश विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं और प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं तनुज दीक्षित जी, जो राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत आपका भी हम करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं पवन पटेल जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पवन जी, बहुत स्वागत आपका। क्योंकि बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो रही है, बात ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है, तो राम श्रीवास्तव जी का होना एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि राम श्रीवास्तव जी देश विदेश मामलों के जानकार भी आप हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर आपके लगातार जो पोस्ट आते रहे हैं वो बताते हैं कि आप बहुत गहनता के साथ में आपने इस पर दृष्टि रखी है और आप बहुत प्रखर होकर इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीकानेर में मोदी जी का ये कहना कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या भविष्य में ये ऑपरेशन फिर से ओपन हो सकता है? क्या फिर से ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें? देखिए पंकज जी, बड़ी सीधी बात है। आज की खबर है अमेरिका से कि उन्होंने गोल्डन डोम बनाने का प्रोजेक्ट किया है, और वो गोल्डन डोम जिस तरह का आयरन डोम इजराइल के ऊपर था, उस तरह से अमेरिका ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे पूरे अमेरिका को दुनिया के किसी भी इलाके से कोई भी अगर ड्रोन भेजेगा, मिसाइल भेजेगा या हवाई जहाज भेजेगा हमले के लिए, तो उसको जहां से उठाया वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। 1200 उसमें सैटेलाइट काम करेंगे, एलन मस्क का भी कंपनी उसमें काम करेगी, और इससे ये पता लगता है कि आगे पीछे दुनिया में युद्ध की तैयारी तो करके रखना पड़ेगी अगर जिंदा रहना है तो, क्योंकि ये बात सही है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सदियों से चला आ रहा है, आज भी यथावत है। अब रहा सवाल ये कि भारत को किससे खतरा है। भारत को सबसे बड़ा खतरा है गजवा हिंद से, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है निश्चित रूप से ये इस प्रोग्राम की शुरुआत है, और अगर अभी हम सतर्क होकर और सक्षमता के साथ आतंकवाद से नहीं निपटे तो आतंकवाद का ये नासूर जो अभी फिलहाल प्रदेश के कुछ इलाकों में नजर आ रहा है, देश के कुछ प्रदेशों में नजर आ रहा है, ये अगर हम इसको अभी नहीं कुचल पाए तो ये घर घर में फैलने की संभावना है। और वो संभावना कैसी है, कहां से है, निश्चित रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी और आतंकवाद, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो रुख भारत सरकार ने अपनाया है वो बिल्कुल सही है, सार्थक है, प्रभावकारी है। एक नमूना हमने बता दिया, लेकिन एक बात यहाँ पर जो मेरी व्यक्तिगत राय है, पृथ्वीराज चौहान ने भी आतंकवादियों को नष्ट करने का संकल्प लिया था, लेकिन अत्यंत दयावंत होकर उन्होंने उसको कितनी बार छोड़ दिया। अंत में क्या हुआ? इसलिए वही इसलिए ये आवश्यक है कि हमको दया, मानवता अपनी जगह है, विश्व बंधुत्व अपनी जगह है, मानवीय पहलू अपनी जगह है, लेकिन देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, इनसे हमको समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे हमको कितना भी रौद्र रूप देखने को करने को मिले। और उसके लिए अगर जैसा इजराइल ने
एक तरह से अपना बहुत ही नृशंस जिसको कहा जा सकता है इतिहास में, वो रुख अपनाया है। गाजा पट्टी में हजारों लोगों को मार डाला है, 1 लाख से अधिक लोगों को घायल कर दिया है, उनके खाने की चीजें नहीं है, पीने की चीजें नहीं है, और भारत सरकार ने भी कमोबेश वो कदम उठा लिया है। निश्चित रूप से जल संधि का जो हमने एक प्रभावकारी कदम उठाया, अब उसको वापिस नहीं लेना है। रहा सवाल ये, फिलहाल युद्ध क्यों बंद हुआ, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। विरोधी दल के लोग तो ये कहते हैं कि चूंकि ट्रंप का दबाव आया इसलिए हो गया, पर ऐसी बात नहीं है। हकीकत में मैं उस समय जो है पूरी निगरानी रखे हुए था। एक साइट है जिसको कहते हैं फ्लाइट रडार 24, उस साइट में आपको हर क्षण हल पल दुनिया में कौन सा वायुयान कहाँ है इसकी जानकारी मिल जाती है, वो कहाँ से जा रहा है, किस जगह जा रहा है, उसका नंबर क्या है। जिस रात हमने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस रात वहां ब्लैकआउट था, वहां के जो हवाई सीमा है उसमें एक भी जहाज नहीं था, पर अचानक एक जहाज आया, उसका नंबर था B375। मैंने खुद ने देखा था उसे। जब मैंने उसके डिटेल खंगाले तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जहाज था। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जहाज की पाकिस्तान में क्या आवश्यकता थी, क्योंकि हमने वहां पर सरगोधा के हवाई अड्डे पर जहां इनके पास में परमाणु हथियार रखे हुए थे, उनके प्रवेश और निर्गम स्थान पर हमने हवाई मिसाइलें फोड़ दी थी, वहां आग लग गई थी। और उसके तुरंत बाद ही वहां जो इजिप्ट की एक न्यूक्लियर आर्म्स के मामले में, जैसे हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड हुआ करती है, ऐसे ही जब चेरनोबिल में आग लगी थी तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो फायर ब्रिगेड का जहाज है, उसमें इजिप्ट की नील नदी के डेल्टा की रेत भरी रहती है, क्योंकि उस डेल्टा के नील नदी के डेल्टा की रेत में बोरोन 10 नाम का आइसोटोप रहता है, जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें शीशे का पाउडर मिला रहता है। इन्होंने फायर ब्रिगेड को वहां भेजा, ये प्रमाणित, इससे ये प्रमाणित हो गया, क्योंकि एटम बम जो है, जिस तरह बंदूक कभी लोडेड नहीं रखी जाती, उसी तरीके से एटम बम जो होते हैं उनका फिशन मटेरियल अलग रखा जाता है और उसका जो ट्रिगर है वो अलग रखा जाता है। तो यहाँ जो है फिशन मटेरियल में अगर उसका खोल विस्फोटित हो गया तो रेडिएशन फैलेगा। इस खतरे को देखते हुए, क्योंकि अगर वहां रेडिएशन फैलता तो 100 किलोमीटर दूर हमारी भी सीमा थी और हो सकता है वो रेडिएशन हमारे यहाँ भी आता, इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर से, ये मेरा अपना विचार है, टेक्निकल हमारी आर्मी ने स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप की उछल कूद से या उनके दबाव से हुआ। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। जी आपने जो आपकी पोस्ट है, जी हाँ बोलिए जी। राजनीतिक दलों को बहुत संजीदता से ये सोचना चाहिए, जब एक बार उन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया कि सरकार के हर कदम में हम साथ देंगे, तो इसके बाद मीन मेख निकालना उचित इसलिए नहीं है कि सरकार ने वो जो सब कुछ पावर है किसको दे दिया, आर्मी को। अब आर्मी डिसाइड करेगी कब हम कैसा आक्रमण करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब आर्मी ने करके डिसाइड किया है कि हम क्षणिक युद्ध विराम करेंगे और हमारी नीति बड़ी सुस्पष्ट है। आपने शब्द बोला क्षणिक, यही महत्वपूर्ण है और इसी पर हम बहस भी करने वाले हैं कि ये जो सीज फायर है ये क्षणिक है, क्या ये कंटिन्यू होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी मौजूद है। तनुज जी, क्योंकि राजनीतिक मामलों के आप भी सलाहकार हैं और अभी प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं इस विषय पर, जो राम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये पूरा सब कुछ जो है सेना को सौंप दिया गया है और सेना अपने हिसाब से तय कर रही है और ये क्षणिक एक युद्ध विराम है, और ये तो बहुत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे कर्नल जो थे उन्होंने ये कहा भी था कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। तो क्या आपको लगता है, और जो आज बीकानेर में पीएम मोदी ने जो बात कही है, क्या आपको लगता है कि अभी ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले आज बीकानेर प्रधानमंत्री का पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश है। बीकानेर से 15 किलोमीटर महज दूरी पर नाल एयरबेस का इतिहास दोनों विश्व युद्ध में रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो अधिकारी थे वो वहां कच्चा रनवे होता था, उस पर जो लड़ाकू विमान है उनको उतारते थे, फाइटर जेट्स को उतारते थे, लैंडिंग होती थी और वहीं से सारा एयरबेस चलता था। आज बीकानेर से 168 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है और नाल एयरबेस लगभग 6 बड़े शहर पाकिस्तान के रेंज में रखता है, जिसमें कराची। ये आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जी बोलिए। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का बीकानेर पहुंचना और वहां पर जनता को और साथ ही साथ राष्ट्र को संबोधित करना अपने आप में ये दर्शाता है, ये जो उनके शब्द हैं, ये जो उनकी एक कविता उन्होंने सुनाई और जो लोगों के अंदर बातों को रखा, अपना जोश जो दिखाया, वो संदेश सिर्फ केवल भारतीयों के लिए नहीं है, वो संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए वो संदेश है कि आज भारत कितना सशक्त रूप से सक्षम है और मामला आपने अपनी तरफ से सोचा है ठंडा है, लेकिन यहां लहू अभी भी निश्चित रूप से सिंदूर बहता हुआ दिखाई देता है। ये मुझे ऐसा आज उनकी जो आपने महत्वपूर्ण बात की, पर हम बातचीत आपसे करेंगे। पवन जी हमारे साथ में। पवन जी, चूंकि आपका अपना एक धर्म है, आप विपक्ष की तरफ से होते हैं और निश्चित रूप से विपक्ष का धर्म भी होता है कि जो चीजें हैं उससे बहुत ट्रांसपेरेंसी देखना और उस पर निश्चित रूप से अगर कुछ कमियां हैं उस पर बातचीत करना। लेकिन चूंकि आज ये बहस अलग तरह की हो रही है, कोई बीजेपी का व्यक्ति भी नहीं है, तो आपसे बहुत ईमानदारी से मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखती है और जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं वो आप उन सवालों का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, एक तो जैसा आपने बोला विपक्ष, अभी जरूर विपक्ष हो, लेकिन चुनाव के समय आपने सबने देखा कि कोई विपक्ष नहीं था, सिर्फ एक पार्टी थी और हमारा नेता मोदी जी थे। मैं आपसे बताऊं, मेरी पार्टी के जितने लोग थे सब प्रे कर रहे थे कि भगवान मोदी जी इस बार कुछ ना कुछ निर्णय ले ले। पूरी ईमानदारी के साथ पूरा विपक्ष था, ये सबने महसूस भी किया इस चीज को, चाहे राम श्रीवास्तव जी हो चाहे कोई भी, सबने इस चीज को महसूस किया कि इतनी ईमानदारी से पहले कभी नहीं था। पहले आतंकवादी हमले होते तो मोदी जी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते, तो वो अलग बात है। लेकिन आज जब ये विपक्ष एक था, अभी जैसे राम श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि आर्मी डिसाइड करे, विपक्ष हमें विपक्ष में ये नहीं चाह रहे कि आर्मी डिसाइड करे, आर्मी का तो स्वागत है, लेकिन ये डिसाइड कर रहे हैं ट्रंप, वहां पे प्रश्न उठता है, इसलिए विपक्ष ने प्रश्न उठाया, यहाँ पे डिसाइड कर। अभी आपने बोला, राम जी ने बोला ये पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बोला अभी उन्होंने, तो हमारे विदेश मंत्री क्यों मुखबिरी करने गए, क्यों पाकिस्तान को आगाह करने गए? ये प्रश्न उठाना जायज नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करें हम, ये प्रश्न नहीं उठाए हमने कहां सेना के ऊपर किया? देखिए, सेना के ऊपर जो आज ये इल्जाम लगाते हैं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उसको सिर्फ मोदी जी के चश्मे से या भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर से नापेंगे तो अलग बात है। अगर इस देश और लोकतंत्र संविधान के हिसाब से नापेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होगी। हम ये कहते सिंपल सी बात, देखिए राम श्रीवास्तव जी को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा नॉलेज है उनको, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी तो हूं ना, जितना खून राम श्रीवास्तव जी का खोलेगा उतना खून मेरा भी खोलना चाहेगी। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूं, पार्टी छोड़ दीजिए, अगर पार्टी के लेवल पे बात, अगर हर व्यक्ति सबसे पहले भारत का चाहता है भारत का भला हो, मैं भी चाहता था। हमें देखिए ऑब्जेक्शन ये हुआ कि सबसे पहले जब ट्रंप जी ने आदमी किया कि अब युद्ध विराम हो गया है, वहां पे हर व्यक्ति को दिखना चाहिए। हमारी जो विदेश नीति है उसका उल्लंघन क्यों किया हमने? पाकिस्तान को आगाह करके हमने कौन सा तीर मार दिया? और दूसरी बात देखिए, हर भारतवासी की, मैं तो जिससे भी चर्चा करता हूं पार्टी लेवल से हटकर, हर भारतवासी के जहन में आज एक सवाल है कि ठीक है, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, बड़े बड़े वर्ड बोल देंगे, सिंदूर बहरा फलाना ढिकाना, अब उनकी महिमा मंडन करने लगे कि आज चले गए मोदी जी, आज वहां तो चले गए बैंगलोर में, बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जब थी तो वहां भी तो आना चाहिए ना। दो ऑल पार्टी मीटिंग में आए नहीं भाई साहब,
तो वहां भी आके बताते ना, जब सभी पार्टी के सभी सांसद लोग थे तो वहां पे भी आना चाहिए। मेरा निवेदन ये है। तो ये देखिए, ये आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के दो दो तीन तीन लोगों ने सेना के शौर्य का किस तरह अपमान किया, आतंकवादियों की बहन बोल दिए मोदी जी के चरणों में पूरी सेना नतमस्तक है। तो इस टाइप की जब बातें हो तो लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल उठाने का हक है, और उसका हमेशा इससे नहीं आकलन करना चाहिए कि हम देश विरोधी हो गए या सेना के विरोध में बता रहे हैं। हमारा तो निवेदन इतना है कि हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर करें, डबल सिंदूर .2 करें। हम लगता है कि जिस ढंग से जहां पे हम थे, जिस लेवल पे हम पहुंच रहे थे, हमने तो उतनी वेबसाइट वगैरह नहीं देखी, लेकिन दिन रात जितना हम भी सोशल मीडिया की तरफ से सर्च कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था हम बड़े कंफर्टेबल जोन पे। अब आज अभी विदेशी फंड से पाकिस्तान को इतना लंबा फंड लंबा चौड़ा मिल गया, उसको और मिल जाएगा आतंकवादी अपनी गतिविधियों को ताकत देने के लिए, और उसको समय मिल जाएगा। आज जब हम उस लेवल पर थे कि हम चाहते तो पाकिस्तान में आतंकवाद का फंड को कुचल सकते थे। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाते, लेकिन हमने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आतंकवाद, हमारे पास इतना अच्छा मौका था कि हम बताते कि वहां आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाते हैं, उन सबको जब वो न करके हमने चलिए शांति वार्ता किया, युद्ध विराम किया, उसमें कम से कम पीओके की बात कर लेते। या पाकिस्तान को, हमारे पास फिर से मौका था, बलूचिस्तान एक उसको अलग करने का मौका था, पाकिस्तान को फिर से हम दो फाड़ कर सकते थे। इंदिरा गांधी जी हमारे 1971 को फिर से रिपीट करने का मौका था हमारे पास। और जो ऑपरेशन सिंदूर जिनके कारण करना पड़ा, कम से कम वो 4 आतंकवादियों को तो एक सवाल, बहुत आम आदमी का सवाल जो मेरे जहन में आता है, और इस दरमियान जब राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, कांग्रेस ने कुछ कहा, तो आम आदमी का भी एक पक्ष निकल कर आया। कई बार ये होता है कि जो राजनीतिक मामले होते हैं और खासतौर पर वैदेशिक मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उस पर एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक तरीका होता है उसको डील करने का। आम आदमी चाहता है कि युद्ध हो, वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद भी कर दे, जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ हो, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो, क्योंकि जब आप किसी देश पर आक्रमण करते हैं तो पूरी दुनिया उसे देख रही होती है, उसके दो तरह परिणाम होते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी अपनी भावनाएं होती है, विपक्ष की भावनाएं होती हैं। आम आदमी भी अपने सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे लगातार की पोस्ट कर रहा था, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, उसी की तरह काम करना होता है। नहीं, मैं सब मानता हूँ, कई सारी चीज होती है, लेकिन एकदम इतना तो नहीं हो सकता कि 99% हम बैक साइड हो। चलिए 10% प्रोटोकॉल की, 20% प्रोटोकॉल की बात होना चाहिए। अभी हमने पेपर में पूरे पेपर की कटिंग रखी है, हमने पेपर में बोला ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड किया गया है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी ऐसी गतिविधियां हुई तो उसको एक्ट ऑफ युद्ध माना जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर दिया और हमला कर दिया, तो फिर क्यों एक्ट ऑफ युद्ध नहीं माना गया? हम तो उस पेपर को पढ़े। ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। इस पर राम श्रीवास्तव जी क्या सोचते हैं? श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छी बात पवन जी ने कही है। जब ये बात हमने कही थी कि कोई भी आतंकी घटना होगी उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अगले ही दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया और उसके बाद में फिर से जो है वो सीज फायर हो गया। तो क्या इस पर अपनी बात पर अड़ी रहना था भारत? राम श्रीवास्तव जी, क्या मुझसे पूछा है आपने? जी आप ही से पूछा। देखिए, अगर राजनीतिक चश्मा उतार कर अगर आप देखें तो आपके जितने भी मुद्दे हैं इनका कोई मायना नहीं है। आप सिर्फ अपने राजनीतिक चश्मे से उसी आकार में इन चीजों को नाप तोल रहे हैं। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी और आपके नेताओं को मोदी जी से दुश्मनी है या दुश्मनी पाकिस्तान से है। अभी तो ऐसा लगता है, एक स्वतंत्र नागरिक रहने के नाते निष्पक्ष मेरा विचार ये हो रहा है कि आज की तारीख में आप मोदी जी में सिर्फ छिद्रान्वेषण करके, उनको नीचा दिखाने के लिए, उन पर आरोप प्रत्यारोप करके उनके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको अलग फेंक रहे हैं। तो मेहरबानी करके, जब राष्ट्र संकट में हो, जब राष्ट्र एकजुट हो, राष्ट्र किसी युद्ध की विभीषिका का इंतजार कर रहा हो, तब अपने इस चश्मे को उतार कर फेंक दीजिए। यहाँ ये सोचिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, इस समय गजबा हिंद आपके सिर पर नाच रहा है। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आज जो घटना कश्मीर में पहलगाम में हुई, कल वो आपके मोहल्ले में होगी, तब आप पछताएंगे। इसलिए जरा दूरदृष्टि रखिए। देखिए, आतंकवाद का जो नाग है वो इतना जहरीला है, इतना सतीला है, वो आपके राजनीति इस कबर को हटाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सच नजर आएगा। नहीं तो आज तक कश्मीर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं शुरू से लेके आज तक, कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा था तुम्हारा धर्म क्या है, इसके बाद गोली मारी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है
ये दिखाने के लिए हुआ है। और इसके पीछे इस समय सरकार के पास और हमारी फौज के पास, हमारे आईबी के पास, हमारे एनआईए के पास पर्याप्त प्रमाण है कि इसमें पूरी तरह से वहां की मिलिट्री, वहां की सरकार इन्वॉल्व है। और रहा सवाल ये, उनसे ज्यादा खतरा जो है हमारी विचारधारा को है, जो हमारे देश के अंदर जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा है, इस तरह के न जाने कितने जो है हमारे देश के काम कर रहे हैं। और आपके एक एक स्टेटमेंट को बोलने के पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या हमारे इस स्टेटमेंट से विदेश में हमारे दुश्मनों को कोई मदद मिलेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं, आप बताइए कितने हवाई जहाज गिरे, अरे भाई इसकी पूछने की क्या आवश्यकता है। आपके हर स्टेटमेंट का पाकिस्तान के जो मीडिया है उसको आप कवर करते हैं। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सर्वोपरि रखना चाहिए, राजनीति चश्मा उतार देना चाहिए, यही मेरा आपसे विनंती है। चलिए पवन जी कहना चाह रहे हैं। पवन जी मेरी भी विनती, जो चश्मा लगाया मैंने दिखता नहीं इसलिए लगाया, राजनीतिक वाला चश्मा नहीं है, मजबूरी वाला चश्मा है जो लगाया हमने। अभी राम श्रीवास्तव जी ने बोला एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमने उसको रिपीट किया, तो राम श्रीवास्तव जी ने मेरी पूरी बातों को, मेरी भावनाओं को नहीं सुना, शायद इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम तो कहीं नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं कि मोदी जी आज गए, बहुत अच्छा हमने बोला, लेकिन आज पार्टी मीटिंग में आना चाहिए, आज मेंबर पार्टी मीटिंग तो उसमें भी आना चाहिए, मैंने ये बोला। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बोला कि जल संधि को वापस नहीं लेना चाहिए, तो हम भी वही बोल रहे हैं कि जल संधि को वापस नहीं लेना चाहिए। तो हमने इसमें कहाँ देश विरोधी बात कर दी, कहाँ हमने मोदी को, आप तो एकदम साफ टारगेट कर दिया कि आपको दुश्मनी मोदी से है कि दुश्मनी वाला मेरे पूरे स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए मेरा निवेदन ये है कि मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैंने कहीं भी पूरा विपक्ष जितना इतना साथ था उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। हम कहते हैं 4 आतंकवादी जिनके कारण ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उनको मारना गलत बात थी। उसके पहले सर्च हुआ था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वहां पे आतंकवादी की कुछ गतिविधियां चल रही, तो मोदी जी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। अब जब मोदी जी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया तो पहले उन लोग आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है, वहां पे सुरक्षा इंतजाम नहीं बढ़ाने चाहिए। ये पूछ रहा हूं तो देशद्रोही कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं पवन जी, चलिए मैं एक सवाल मत लगाए, मैं कभी राजनीतिक चश्मे से न देख रहा हूँ। आपने पहले भी आपने पवन जी कहा व्यक्तिगत राय आप दे रहे थे, नहीं ठीक है, एक आम आदमी भी नहीं, ये कोई बात सवाल उठाना कह दो कि हम देशद्रोही थी तो गलत बात है। फिर मेरे ख्याल से राम से मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए मेरी बात को बोले, हमने कहा कि आपके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, पूरी बातें बताई आपको, आपने मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। आपको ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आतंकवाद की श्रीगणेश कहाँ से हुआ था। भारत के गृह मंत्री की पुत्री को जब एक नाटक के रूप में कुछ आतंकवादी गिरफ्तार करके ले गए थे, उसको छोड़ने के लिए किन किन को छोड़ा गया था, कौन जिम्मेदार था, जरा सोचिए, विचारिए, इतिहास समझिए। और बिहार में कौन जिम्मेदार था, संसद में जो हमला हुआ कौन जिम्मेदार था? पुरानी बातों को लेके बैठिए, तब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया, फिर चलने दीजिए जो चल रहा। क्या बोले आप? नहीं, वो मुद्दा नहीं है। मैंने पहले कहा कि भाजपा और कांग्रेस इतिहास में कभी गड़बड़ हुआ तो मोदी जी भी गड़बड़ कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और हमारे आपसी विवाद घर में बैठकर तो चलिए राष्ट्रपति जी, तनुज जी, चूंकि समय कम है, तनुज जी के पास चलते हैं। एक बहुत वाक्य ना बोले, मिले, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अरे हम तो तैयार हैं, कभी ऐसा बात नहीं, हमें बंदूक करके मैं मोदी जी का फोटो लगा करके सीमा पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप दीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे आप। पवन जी आप वो नहीं कर पाएंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेगी पार्टी। अरे उनके देखिए, कांग्रेस पार्टी में यही विशेषता है कि देश सर्वोपरि है, इसीलिए पूरा विपक्ष साथ में खड़ा था। राहुल गांधी खड़े थे, खड़गे जी खड़े थे, सबको ही खड़े थे कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चलिए तनुज जी से बात करते हैं। तनुज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, समय कम है, होगा तब से मैं कांग्रेस पार्टी के बहुत निकट संपर्क में हूँ। हकीकत है, वो अपनी जगह है। हकीकत ये है, आज की डिमांड है, हमको सब आपसी राजनीतिक मतभेद भूलकर देश की रक्षा के लिए सरकार के हाथ जैसे मजबूत किए थे करना चाहिए, और बीच में ऐसी उछल कूद नहीं करना चाहिए कि इसको भेजा तो हमारी मर्जी से क्यों नहीं भेजा।
ये सब बातें और हैं, इसका अपना महत्व नहीं है। इस समय देश की योग्यता महत्वपूर्ण है, देश की रक्षा महत्वपूर्ण है, और ये इसके लिए ये लाजमी है कि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे। इस समय, आज के समय की पुकार यही है। पंकज जी। तनुज जी साथ में राम श्रीवास्तव तनुज से बात। तनुज जी, क्या लगता है आपको, जो आपने पूरी राम श्रीवास्तव जी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपने सुना है, और आपको अब क्या लगता है, क्योंकि जब भी देश में कोई बात होती है तो निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष निकल कर आता है, एक राजनीतिक विषय के रूप में आपको क्या लगता है इस वक्त विपक्ष का रोल क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से ये आंतरिक देश का मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करके अपनी एक बड़ी जीत हासिल करते जा रहा है। ऐसे में अगर अंतर कलह, अंतर विरोध और अंतर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से ये देश को नुकसान पहुंचाती हैं। मुझे लगता है कि इस समय ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खास करके राजनीति निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, और पूर्ण रूप से जो समर्थन सरकार का, चाहे कोई भी विपक्ष दल की गठबंधन के कोई भी सदस्य हो, उन्हें करना चाहिए। और जो भी निर्णय है वो देश हित में है, देश हित के लिए लिए गए निर्णय आने वाले समय में, आने वाले युग में लोग, जनता याद रखेगी निश्चित रूप से। पंकज जी। जी चलिए, तनुज जी, राम श्रीवास्तव जी और पवन जी हमारे बीच में और एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बने। बहुत सारा धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साथ में न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद। He is